ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ टॉपिक जो है छोटा छोटा 2-3 टॉपिक रह गया है। ठीक है, तो उन सबको खत्म करते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। पीछे वाले किसी भी टॉपिक में किसी कोई दिक्कत हो तो बोल लो। लास्ट क्लास जो हम लोग देखे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू अ कैविटी, कैविटी में अगर चार्ज रख रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, उसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अभी जो है हमारे हाँ सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे ना, उसमें सेंटर पे चार्ज क्यू दिए थे ना, हाँ तो वो चार्ज क्यू तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। कौन सा क्वेश्चन था लास्ट? वो तो ये वाला था क्या, यहाँ पे चार्ज क्यू ऐसा था? सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ था हाँ और वो था हॉलो स्फीयर था। हाँ, और ए रेडियस जो था, हाँ वो वाला। ए रेडियस फर्स्ट टाइम में बोले थे कि कोई चार्ज नहीं है, सेकंड पेज पे चार्ज क्यू दिया गया था, वही था। हाँ हाँ, हाँ, तो इसमें क्या बोल रहे हो, बोलो। उसमें तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। हाँ, तो किस पे, ये इस पे माइनस क्यू आएगा, ऊपर प्लस क्यू आएगा। हम्म, हम्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ना। अच्छा, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तो अंदर में बोल रहे हैं, तो इसी में रहते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए से कम दूरी पे। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये बाहर वाले दोनों के कारण तो जीरो होगा, लेकिन ये जो सेंटर पे चार्ज है उसके कारण होगा क्या? सोचो कि अगर हम ये गॉस लॉ मानते हैं तो गॉसियन सरफेस होगा, तो क्यू इनसाइड हमको क्या दिख रहा है, क्यू दिख रहा है। सर तो कंडक्टर में कोई भी एक्सेस चार्ज देते हैं तो वो तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाता है ना, सेंटर पे नहीं ना सकता है। हाँ, तो ये सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके कारण तो जीरो हो ही रहा है, लेकिन जो सेंटर पे एक चार्ज दिख तो रहा है, अगर ये चार्ज ना होता तो हम बोलते कि जीरो ही है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बाहर में कोई चार्ज रखे होते तो सेंटर पे कोई नहीं था, तो यहाँ अगर हम देखते तो इसमें चार्ज नहीं है तो जीरो ही होता। लेकिन यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण नहीं है, जो यहाँ सेंटर पे चार्ज है उसकी वजह से ऐसे। जैसे हम लोग एक चीज देखे थे, कैसा एक बनाए थे, ये कैविटी है, इसमें अगर हम चार्ज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होगा इसका? अंदर में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कि नहीं, कैविटी के अंदर में, बोलो। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? सिर्फ यहाँ होगा। पे चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से होगा। वैसे ही यहाँ कैविटी के अंदर इस जो सेंटर पे चार्ज है उसकी वजह से हो रहा है, ना कि जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वजह से। बात समझ आया? यस। जो सरफेस पे चार्ज है उसकी वजह से जीरो ही है, लेकिन जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और गॉस लॉ लगा रहे हैं तो अगर क्यू अंदर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होना ही। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक प्रेशर। प्रेशर टर्म से हम लोग फेमिलियर है कि प्रेशर क्या होता है। जैसे अगर हम मान लें कि एक बलून है, ठीक है, बैलून है, ठीक है, इस बैलून में अगर हम एयर भर दिए हैं, यहाँ पे एयर है,
तो ये एयर क्या करेगा कि इसके हर सरफेस पे ऐसा पीछे की तरफ प्रेस कर रहा होता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि एयर जो है इसके बाउंड्री पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। हम जितना ज्यादा एयर भरेंगे उतना ही ज्यादा ये एक्सपेंड होने लगता है इधर की तरफ। ऐसा ही होता है, यानी कि एयर जो हम लोग बैलून में भरते हैं, वो बैलून जो एयर जो है वो बैलून के सरफेस पे फोर्स लगाता है, लेकिन परपेंडिकुलरली लगाता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे कि अगर हम किसी कंटेनर में गैस रखते हैं तो वो भी क्या करता है, सारे वाल्व्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। प्रेशर एक्चुअली में होता है क्या है, तो फोर्स अपॉन एरिया, और ये फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया लेते हैं, यानी कि परपेंडिकुलरली अगर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा हो किसी सरफेस पे तो उसको फोर्स पर यूनिट एरिया को बोल देते हैं कि वो प्रेशर है। यहाँ भी यही चीज हम लोग यूज करने वाले हैं कि अगर क्या किसी भी चार्ज पे प्रेशर एग्जर्ट हो सकता है। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें अगर हमें कोई सीट रख दिए, चार्ज सीट, इस पे चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें अगर हम छोटा सा एरिया मान लेते हैं कोई सा भी एक एरिया ले लें, इस एरिया पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और इसमें अगर चार्ज dq होगा तो dq इंटू ई जो होगा फोर्स लग रहा। अब अगर हम यहाँ पे सीट को परपेंडिकुलर बस समझाने के लिए रखे हैं, वो कैसे भी पोजीशन में हो सकता है। तो अगर हम इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स पर यूनिट एरिया कर दे, ये फोर्स है, अगर इसको हम इसके एरिया से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह पे हम सीट को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं, इसलिए डायरेक्टली फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर कर दे रहे हैं। अगर इसका एरिया डीए है तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन डीए, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है, प्रेशर। तो हम इस जगह पे बोल सकते हैं कि इसका प्रेशर हो, ठीक है, यानी कि प्रेशर का यहाँ पे कोई अलग मतलब नहीं है। सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी सीट पे प्रेशर लग रहा है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल दे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जनरल टर्म में हम बात कर रहे हैं, इसी चीज को हम लिख रहे हैं जनरल टर्म में, कि मान लेते हैं कि हमारा इधर की तरफ ऐसा आर्बिट्री कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एक सीट है, ठीक है, ऐसा सीट, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, ये आगे की तरफ है, हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही एरिया में दिखा रहे हैं। ये एरिया जो है हमारा मान लेते हैं डीए, इस पोजीशन पे जो हमारा डीए वेक्टर होगा, डीए वेक्टर इससे नॉर्मली ऐसा होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे इधर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो इधर और एक इस डायरेक्शन में, इसको बोल रहे हैं ई पैरेलल टू सरफेस, और ये ई परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ई पैरेलल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस, और ई परपेंडिकुलर बोल रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो इस सरफेस वाले चार्ज पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, यानी कि इसके वजह से परपेंडिकुलर फोर्स आएगा और इसकी वजह से पैरेलल फोर्स आएगा, यानी कि ये जो इस चार्ज को एक्सटेंड करना चाह रहा होगा तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं force perpendicular to the surface will be for perpendicular component,
इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो अगर हम फोर्स परपेंडिकुलर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो भी चार्ज उस पर डी क्यू होगा इनटू ई परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम डी क्यू चार्ज, यानी कि अगर इसका हम बोले कि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते थे और ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रेशर लिखना चाहें, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, यानी कि एफ अपॉन डी ए, जो कि आ रहा है सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। तो ऐसे केसेस में जो अगर हमको कोई, अगर हमारे पास कोई मेटल सीट रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सिग्मा इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको ऐसा करके पूरा एरिया नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि फिर समझने में फिगर थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, तो इसमें हम कोई ज्यादा कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया को ही इलेक्ट्रिक प्रेशर कह रहे हैं। इतना बात क्लियर है? बोलो हेलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ चार्ज मेटल। मेटल बोले या फिर कंडक्टर बोले, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, मान लेते हैं कि ऐसा कोई आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पे अगर हम चार्ज दे रखे हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, निगेटिव भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पॉजिटिव चार्ज हम इस पे दे रखे हैं। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज जो होगा, अगर हम एक छोटे से जगह का एक छोटे से पार्ट में मान लेते हैं यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये चार्जेस आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि चार्ज जो है एक दूसरे को दूर धकेलना चाह रहा होगा, और हर जगह सरफेस पे ऐसा बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि चार्जेस जो होंगे इधर की तरफ एक्सपेंड यानी दूर भागना चाह रहे होंगे, और साथ में इस सरफेस को एक्सपेंड करना चाह रहा होगा। सेम उसी तरीके से जैसा कि अगर हम किसी बलून में एयर भरे थे तो एयर जो है बलून के सरफेस पे धक्का लगा रहा था, वैसे ही ये चार्जेस चारों तरफ खींच रहे हैं, इनको चारों तरफ से खींच रहा है, यानी कि ये इसको एक्सपेंड करके, ऐसा अगर हम ये इलास्टिक मानते तो ये इस सरफेस को ऐसा एक्सपेंड करना चाह रहा है, यानी कि दोनों में सिमिलरिटी है। जैसा कि अगर हम बैलून में अगर एयर भर रहे हैं तो वो उसके सरफेस पे जैसा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वैसे ही यहाँ अगर किसी कंडक्टर पे चार्ज रखें तो चार्ज चारों तरफ से उस सरफेस को खींचना चाह रहा है। निगेटिव होता तब भी रिपल्सिव फोर्स लगता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, पॉजिटिव है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो उस चार्ज की वजह से चारों तरफ उसके सरफेस पे एक रिपल्सिव फोर्सेस लगता है, उसके कारण वो एक्सपेंड होना चाह रहा है, और उस एक्सपेंशन की वजह से हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो। ये बात क्लियर है? तो हम इसको हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर experiences an outward repulsive फोर्स। ठीक है, एक आउटवर्ड रिपल्सिव फोर्स होगा, और इस रिपल्सन की वजह से सारा पार्ट जो होगा आउटवर्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि आउटवर्ड एक प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा होगा।
ठीक है। अगर हम किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दे रहे हैं तो चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से उसके सरफेस को एक्सपेंड करना चाहेगा जैसा कि दिख रहा है, और एक्सपेंड करना चाह रहा है यानी कि चारों तरफ मान लेते हैं कि अगर ये छोटा सा एरिया लिए हैं तो इस एरिया पे बाकी सब चार्जेस की वजह से एक्सपेंशन फोर्स लग रहा होगा और उस फोर्स की वजह से इस एरिया पे प्रेशर लग रहा होगा, वो आउटवर्ड प्रेशर होगा, और इसी प्रेशर को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कंडक्टर था, हम ये छोटे से एरिया का बात कर रहे हैं, शेडेड रीजन मान लेते हैं कि ये है ए, ये बी, इधर कहीं सी। ठीक है, अब इस छोटे से रीजन के जस्ट बगल में नीचे एक पॉइंट ले रहे हैं एन, और जस्ट एक ऊपर पॉइंट ले रहे हैं एम। ठीक है, इस पे चार्ज दे रखा है, मान लेते हैं सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हम ए बी पार्ट को इधर लिख रहे हैं, ठीक है, ये ए बी पार्ट वाला था, और यहाँ से इसमें से हम ए बी पार्ट को हटा लिए हैं, तो ये ए बी ये सी, मतलब उसमें से ए बी पार्ट को अलग लिखे हैं, काट के हटा लिए, यानी कि ये पॉइंट एम था, ये पॉइंट एन है, वैसे ही यहाँ भी पॉइंट एन रहा होगा और इसके ऊपर पॉइंट एम रहा होगा। ठीक है, इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं कैलकुलेशन के लिए, बस समझने। अब अगर हम इस शेडेड पार्ट से, ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो जस्ट दोनों इक्वली डिस्टेंस पे, जस्ट आउटसाइड में ही लिखे हैं, तो इसके लिए इधर की तरफ होगा, इसके लिए इधर की तरफ होगा, और दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट हो। इतना में किसी को दिक्कत कि ए बी जो शेडेड पार्ट है इस पे चार्ज कुछ डी क्यू रहा होगा, जिसको हम सिग्मा इंटू इसका एरिया अगर डी है तो ये लिख सकते हैं। अब उस चार्ज की वजह से इस एन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की तरफ, और एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। वैसे ही अगर हम यहाँ का बात कर रहे हैं इस एम और एन पे, इन सब रिमेनिंग के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पार्ट ए बी पार्ट के कारण। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ए बी है नहीं, अब ए बी है नहीं तो एन पे और एम पे जो रिमेनिंग पार्ट्स है यानी कि इस पे जो चार्जेस है उनकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, एन पे ओवरऑल दिख रहा है तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और यहाँ पे तो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, और दोनों जस्ट अगल बगल ही है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। E2 लिख ले रहे हैं, इसको भी E2 लिख ले रहे हैं। इतना में किसी को दिक्कत, तो हम जस्ट अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे कितना है इसको अभी हम ज्यादा कुछ फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, इस शेडेड रीजन से E1 और रेस्ट अब से E2, जो दोनों पॉइंट जो जस्ट अगल बगल ही है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हम दिखा दिए हैं ताकि हम डिफरेंस फील कर सके, लेकिन कंडक्टर के जस्ट अगल बगल। तो अगर हम दोनों को कंबाइंड लिखें, यानी कि कंबाइनिंग बोथ, अगर हम बोथ पॉइंट्स को कंबाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन लिखेंगे तो ध्यान से देखो तो हमको क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ E1 ऊपर की तरफ E2, यानी कि हम E2 माइनस E1 लिख ले रहे हैं, डायरेक्शन वो जो भी ज्यादा होगा उसकी वजह से होगा खैर, और EM लिख ले रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2। ठीक है, ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम।
ठीक है। नाउ सिंस पॉइंट N इज इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड में है, तो En जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा, और इस चीज को यूज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2E1 या फिर 2E2। ठीक है, यहाँ से हम यूज कर लिए कि सिंस E1 E2 बराबर है, तो EM को हम लिख सकते हैं 2E1 या फिर 2E2। इतना बाद में किसी को कोई दिक्कत? हमको प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए हमको उस पोजीशन पे फोर्स चाहिए था। उस फोर्स के लिए हमारे पास चार्ज है ये dq यानी कि सिग्मा इंटू डी है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें कि उस पार्ट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा होगा, और कितना फोर्स लग रहा होगा तो हम एरिया पता है तो हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। नाउ जस्ट आउटसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग फाइंड किए हुए हैं कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेट इज इक्वल टू EM। EM जो है जस्ट आउटसाइड है, तो EM जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमको यहाँ से मिल जा रहा है EM जो कि है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E1। तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एंड E2 फिर सिग्मा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से E1 क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB है, और ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB। ठीक है, ACB के कारण है, और जस्ट बगल में हम AB के लिख रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ACB के कारण वो AB पे लग रहा होगा। ऑन पार्ट AB बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ACB AB पे फाइंड कर लिए, तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है फोर्स इक्वल टू Q इंटू E होता है, तो Q इंटू E होता है, तो Q है हमारा सिग्मा इंटू DA इंटू ये आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जो कि आएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर लिखें तो सिग्मा स्क्वायर को ये स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। इस बात को याद रखना है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर पे जो प्रेशर लगता है वो लगता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। पॉइंट पे E2 माइनस E1 कैसा है? N पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे कि N पॉइंट तो हम दोनों जगह सेम रखे हैं। इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो इन सारे की वजह से अगर डायरेक्शन चेक करें पॉजिटिव माने हैं तो इधर की तरफ ही होगा, और इस पे भी तो प्लस चार्ज ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा।
यानी कि यहाँ पे E2 माइनस E1 होगा। अब नेट जो होगा ये चूंकि कंडक्टर के अंदर में है और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, तो इसलिए हम बोल दिए कि E1 जो होगा E2 के बराबर होगा। ठीक है, और M पॉइंट पे चूंकि इसकी वजह से भी डायरेक्शन इधर ही है, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों का सम करें। ठीक है, और कहीं दिक्कत? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसको हम यूज कर लिए, तो लिख लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें? तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वही है फोर्स अपॉन एरिया। अब अलग अलग केसेस में अलग अलग, अगर किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो उसके सरफेस पे हम फोर्स निकाल लिए और डिवाइड कर दिए उसके एरिया से। अगर सिर्फ एक कंडक्टर पे चार्ज दे रखा है और उसी की वजह से प्रेशर पूछ रहा है, तो हम जस्ट आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटा सा एलिमेंट पे निकाले और बोले कि वही जो लग रहा होगा सारे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जैसा होगा उस हिसाब से लग रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करें तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में हर जगह पे लग रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसको देखना है अपना, यही यूज करते हुए कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेल्फ एनर्जी। ठीक है, सेल्फ एनर्जी नाम है, ये और कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े हैं वही चीज है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, बस नाम सेल्फ एनर्जी है। तो सेल्फ एनर्जी पढ़ने से पहले एक चीज, छोटा सा चीज एक्सप्लेन करेंगे कि मान लेते हैं कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा होगा, तो हम जानते हैं कि चार्ज क्यू जो है इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, और ये क्या करेगा, स्टार्ट्स मूविंग। ऐसा ही होगा। ठीक है, अब अगर हम एनर्जी के टर्म में बात करते हैं तो एनर्जी के टर्म में हम क्या कहेंगे, ये चार्ज क्यू था, स्टार्ट क्यों किया मूव करना, तो हम बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कुछ एनर्जी था, वो एनर्जी इस चार्ज को मिला और चार्ज मूविंग करने लगा। ठीक है, जैसे वैसे ही कि अगर हम बात करते हैं, अगर किसी भी एक एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास, ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा धक्का देते हैं तो ये गिरता है, नीचे आ जाता है, तो हम बोलते हैं फोर्स की टर्म में, इसको धक्का दिए तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगा और ये नीचे आ गया। एनर्जी के टर्म में बोलते हैं कि साइड पे इसके पास mgh एनर्जी था, जैसे ही इसको हम रास्ता दिए तो ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और ये नीचे की तरफ आ गया। ये बात समझ आया? कि इसको फोर्स के टर्म में कहे तो बोले कि mg फोर्स लगा तो नीचे आया, और एनर्जी के टर्म में कहे कि अगर हम इसके पास अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी है और जैसे इसको रिलीज करे तो एनर्जी अपना घटाना चाहेगा और उसके लिए वो नीचे आएगा। तो वैसे ही यहाँ भी हम इसको दोनों टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर कोई भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मूव करने लग रहा है, तो एक तो उस पर इस फोर्स की वजह से, दूसरा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर कहना चाहें
एनर्जी अगर हम कहना चाहें तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सम एनर्जी इन द रीजन। ठीक है, उसके रीजन में कुछ एनर्जी है विच इज ट्रांसफर टू चार्ज। चार्ज को ट्रांसफर हो रहा है और वो मूव करने लग रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है। ऐसे भी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं Q इंटू भी लिखते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर एक पॉइंट दूसरा पॉइंट ले लेते इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज है तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी कि अगर हम इसको कहीं से लाए हैं तो इसके पास कुछ ना कुछ इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होगा, और वो एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा होता है, ठीक है। तो इसी एनर्जी को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं तो उसको बोल दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है। अगर वही हम सिर्फ एक कंडक्टर का बात करेंगे तो उसको सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया सबको कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रख रहे हैं तो चार्ज मूविंग स्टार्ट्स मूविंग, चार्ज जो है मूव करना शुरू कर दे रहा है। अब चार्ज मूव करना शुरू कर रहा है इसका मतलब यही है कि उसके पास कुछ ना कुछ था उस रीजन में, वो चार्ज रखे तो उसको मिला, पोटेंशियल एनर्जी मिला, और उसकी वजह से अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी का है। अगर वही हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करते, फोर्स के टर्म में बात करते तो बोलते कि क्यू रखे तो उस पर फोर्स लगा तो भग लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये चीज और कुछ नहीं है बल्कि फील्ड एनर्जी। ये जो एनर्जी है इस चीज को हम बोल देते हैं फील्ड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी रीजन में रहेगा उस रीजन में एनर्जी रहता है। यानी कि हम यहाँ पे अगर सवाल उठाए कि उस चार्ज को काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड, मूव करने लगा तो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, तो काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई एनर्जी होगा उसके पास, वही काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर हम फोर्स की टर्म में बात करें तो बोलेंगे कि उस पर एक फोर्स लगा और मूव करा। तो दोनों बात क्लियर है कि फोर्स के टर्म में कहेंगे तो क्या कहेंगे, और एनर्जी के टर्म में अगर वो मूव करना लगा यानी काइनेटिक एनर्जी उसमें आ गया, यानी कोई ना कोई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदला होगा। तो कौन सा एनर्जी होगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी था, वही एनर्जी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी था, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी फील्ड में जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहां एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। ठीक है, हम बोल सकते हैं वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट ठीक है, जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्पेस में फील्ड एनर्जी भी जरूर होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी रीजन में है उस रीजन में हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसको फील्ड एनर्जी बोल दे रहे हैं। और आगे चल के इसी चीज को सेल्फ एनर्जी बोलेंगे अगर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए बात करें तो।
ये जो एनर्जी है इसको हम लोग फील्ड एनर्जी डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं, यानी कि वो पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम लोग उसको पूरा तो स्पेस यानी पूरे वॉल्यूम में तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसको छोटे से एक वॉल्यूम में डिवाइड कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी चीज को बोल देते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे फील्ड एनर्जी का बात हो रहा है तो ये चीज हो जाएगा फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी होगा वो किसी न किसी रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस रीजन का कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो थोड़े से पार्ट में तो है नहीं, पूरे एरिया में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग उतना वॉल्यूम के लिए तो करेंगे नहीं क्योंकि हर जगह कुछ अलग अलग आएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहा तो हर पोजीशन पर अलग अलग एनर्जी, तो हम लोग उसको लिए एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी लग रहा। ठीक है, डेंसिटी करने का मतलब है वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें एनर्जी को तो एनर्जी डेंसिटी हो गया। इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यू जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो है और ये वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं तो हम जानते हैं कि इस पे एक इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा होगा और ये एक्सपेंड करना चाह रहा होगा, ऐसा। चारों तरफ ऐसा एक्सपेंड करना चाह रहा होगा। ठीक है, और मान लेते हैं एक्सपेंड अगर इलास्टिक रहा तो इतना एक्सपेंड भी कर जाएगा, यानी ये सरफेस को हम बोल रहे हैं एम और इस सरफेस को बोल रहे हैं एम डैश। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड जो होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है एंड इनसाइड जो होता है वो 0 होता है। ये चीज हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इनसाइड में 0 होता है। ठीक है, और जो प्रेशर लग रहा होता है एंड प्रेशर ऑन सरफेस, सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर लग रहा होता है। इतना चीज हमको पता है। ठीक है, और एक चीज पता है कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा वहां पे फील्ड एनर्जी होगा, यानी कि फॉर सरफेस हम बोल सकते हैं कि सिंस फील्ड एनर्जी एग्जिस्ट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वहां फील्ड एनर्जी भी होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर सरफेस एम, एम सरफेस के लिए ये कहां से कहां होगा, तो सरफेस से इंफिनिटी तक, यानी कि सरफेस एम से इंफिनिटी तक रहा होगा एंड आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन जो सरफेस हो जा रहा है एम डैश हो जा रहा है, एम डैश से लेके इनफाइनाइट तक ये डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, और इन साइड में तो 0 है तो इन साइड में एनर्जी क्या हो रहा है, यानी कि अगर हम बोलें फॉर शेडेड रीजन वॉल्यूम जो है हम उसको डी भी बोल रहे हैं, एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस इन एक्सपेंडिंग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनो कि क्या हो रहा है, एनर्जी का खेल है। इस सब पे प्रेशर लग रहा है इस रीजन में और इस सरफेस को यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपेंड कर रहा है, तो एक्सपेंड करने में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुआ है वही वर्क हुआ होगा।
यानी कि इसके पास जो एनर्जी था यहाँ से यहाँ लाने में यूटिलाइज हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या किया होगा, कुछ ना कुछ वर्क करा है उसको एक्सपेंड करने में। दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर एक चार्ज Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी थोड़ा सा घटेगा और कुछ वर्क होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कुछ वर्क करेगा तब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी वर्क कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कि लॉस इन एनर्जी, यानी कि जो लॉस इन एनर्जी हो रहा है इसको यहाँ से ए से बी तक ले जाने में, वही क्या है, वर्क डन है। ठीक है, यानी कि वर्क डन और एनर्जी में यही जानते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या फिर कंजर्वेटिव फील्ड जो वर्क करता है वही उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो एनर्जी स्टोर होता है, अगर वो वर्क करता है तो एनर्जी लूज होता है। तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क करा उसको एक्सपेंड करने में और वो एनर्जी क्या हुआ होगा, लूज हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लॉस इन एनर्जी। ठीक है, जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा है वही लॉस इन एनर्जी। अब वही लॉस इन एनर्जी के रिस्पेक्ट में हमको वो चीज फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर किसी सरफेस पे प्रेशर P लग रहा हो और एक्सपेंशन इन वॉल्यूम dV हो तो वर्क डन जो होता है P dV होता है। ये बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कि अगर फोर्स रहे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क बोलते हैं, और अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो सरफेस पे जो प्रेशर लगता है प्रेशर इनटू dV लिख लेते हैं तो वर्क डन हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dV इक्वल टू dW। और ये dW और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी है, तो du इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू dV। अगर E जो है वेरिएबल है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं u इक्वल टू इंटीग्रल du हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dV। ठीक है, ये चीज यूज करेंगे। अगर E कांस्टेंट है तो हम इसको बोल सकते हैं du बाई dV। ये और कुछ नहीं, एनर्जी है जो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ रहा है, जो और कुछ नहीं प्रेशर के बराबर ही। तो ये चीज जो है हमारा एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये इस टाइप का फॉर्मूला एक बार और आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वहां भी एनर्जी डेंसिटी। फिर कैपेसिटेंस में हम लोग इस चीज को यूज करेंगे कि दो कैपेसिटर प्लेट्स होगा तो उसके बीच में एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको एनर्जी डेंसिटी के टर्म में ही हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारा होता है एनर्जी डेंसिटी। अगर यहाँ वॉल्यूम से अगर ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, और वेरिएबल है तो उसको अलग। ठीक है, ये था सेल्फ एनर्जी, एनर्जी फील्ड एनर्जी जो फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब नाम है सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या होता है? हेलो हेलो, मजा आ रहा है। ठीक है, सेल्फ एनर्जी क्या होता है? तो जैसे कि अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे चार्ज रखे हैं Q1, यहाँ चार्ज रखे हैं Q2, दोनों के बीच का दूरी है R।
तो इन दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी है जो कि हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी K(Q1Q2)/R। बोलते हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से या इसका जो एनर्जी है K(Q1Q2)/R। ना अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल नहीं मान रहे, कंडक्टर है, हम इस पे चार्ज ऐसा Q दे रखे हैं। अब यहाँ इस एनर्जी में और इस एनर्जी में हम देखते हैं तो ये दोनों यहाँ पे रखे हैं और बोल रहे हैं इसके पास एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को यहाँ पकड़ के रखे हैं तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि Q1 और Q2 R दूरी पे है। लेकिन अगर एक को फिक्स करके दूसरे को रिलीज करें या दोनों को रिलीज करें तो दोनों भागेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एनर्जी इनके पास ज्यादा है और एनर्जी कम करने के लिए वो दूर भागेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके पास अभी जो एनर्जी है दोनों चार्जेस की वजह से, तो यहाँ 2 पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के लिए हम बोल रहे हैं कि एनर्जी है। अब यहाँ अगर एक कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो कंडक्टर पे तो चार्ज दिया है, यानी कि इस पे बहुत सारे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। और इन चार्जेस को रखे हैं तो ये चार्ज भी तो किसी ना किसी एनर्जी से बंधा हुआ है। ये जो चार्ज जिस एनर्जी से ये चार्ज बंधा हुआ है, यानी कि यहाँ सिर्फ एक कंडक्टर है जिसपे चार्जेस है और उसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी और कुछ नहीं पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है यानी कि हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू विच चार्जेस आर बाउंड इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, सेल्फ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ एनर्जी हेडिंग चेंज कर लो, फील्ड के बारे में पढ़े तो यहाँ ए फील्ड एनर्जी लिखते हैं, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी एक कंडक्टर पे जो एनर्जी है, जिस एनर्जी के कारण चार्जेस बंधे पड़े हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं सेल्फ एनर्जी। यानी किसी एक कंडक्टर है उसके पास वो सब एनर्जी। दो से था, अगर दो था तो इन दोनों को हम बोल दे रहे थे यहाँ पे इसको नाम दिए थे हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी। अगर याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी ही बोले थे। और वो दो चार्जेस, दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन था, इसलिए यहाँ सिर्फ एक ही बॉडी और उस पर चार्ज है, इसलिए इसको हम बोल दे रहे हैं सेल्फ एनर्जी, यानी खुद का एनर्जी। ठीक है, यानी कि फॉर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, कोई चार्ज स्फीयर है, ठीक है, उस पर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, तो इसका सेल्फ एनर्जी कितना होगा। तो मान लेते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्ज होगा इसके सरफेस पे ही होगा। तब मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे इस पे हम चार्ज दे दिए हैं क्यू। ठीक है, एट एनी मोमेंट। ठीक है, इस पे चार्ज है क्यू। अब हमको इस क्यू को कैपिटल क्यू करना है तो हमको इस पे और चार्ज लाना पड़ेगा डी क्यू, यानी कि ब्रॉड फ्रॉम इंफिनिटी। डिफिनीशन में ये था कि हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को ला रहे हैं तो वही उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे इसका जो भी है वो है के क्यू बाई जो अभी आर है ये है। अब इस डी क्यू को लाने में वर्क डन इन ब्रिंगिंग डी क्यू, डी क्यू लाने में जो वर्क डन डी डब्ल्यू हुआ वो भी इंटू डी क्यू हुआ है। और हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू। इसको कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से कैपिटल क्यू।
और वर्क डन पहले जब 0 था तो वर्क डन 0 रहा होगा W, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, या फिर डेल्टा W लिख लो। K बाई आर तो कांस्टेंट है, ये Q dQ है तो Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर बाई 2। यानी कि हम बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये सेल्फ है, वो आ रहा है K Q स्क्वायर बाई 2R। ठीक है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, फॉर कंडक्टिंग स्फीयर या फिर हॉलो चार्ज स्फीयर। ठीक है, हॉलो चार्ज स्फीयर कहेगा थिन हॉलो चार्ज स्फीयर उसके लिए, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर बोलेगा उसके लिए जो सेल्फ एनर्जी है वो के क्यू स्क्वायर बाई 2R। और ये एनर्जी सेल्फ एनर्जी यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन ये है कुछ नहीं बल्कि ये फील्ड एनर्जी है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है ये आर रेडियस का, और ये एनर्जी जो है यानी कि यहाँ पे इस पे चार्ज क्यू दे रखे हैं, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ ऐसा फैला होगा। ठीक है, और ये जो एनर्जी है यानी कि दिस एनर्जी इज नथिंग बट, जो ये फील्ड एनर्जी यहाँ सरफेस से लेके इंफिनिटी तक जो फैला हुआ है वही एनर्जी है सेल्फ एनर्जी। यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इज फील्ड एनर्जी which is spread from R to infinity। R to infinity इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में जो स्प्रेड है उसी को बोल रहे हैं क्यू स्क्वायर बाई 2R। ठीक है, अभी जितना भी कंसेप्ट ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं इसका थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन आता है सेल्फ एनर्जी का, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, थ्योरेटिकल आता है कि कैसे क्या चेंज होगा। मेनली है कैपेसिटर में इसका यूज है एनर्जी कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड। इस चीज में थ्योरी क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ एनर्जी, फील्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग चीज नहीं है, जो
फिर से स्क्रीन करना पड़ेगा। लो, कहाँ तक हुआ था? हेलो, बोलो कोई। शिवम, नहीं बताना। क्या? सर वही बस हेडिंग तक बताए थे, सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी, उसके बाद से अभी बाकी था, नॉन बस कंडक्टिंग हेडिंग स्फीयर बता। का यस ये सर, वाला। हाँ सर। बस डायग्राम ही बनाए थे। बस डायग्राम बना था सर। अच्छा, ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो होगा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि जो एनर्जी है इसका, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी रहता है और बाहर इन्फिनिटी तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक पूरा एनर्जी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो फील्ड एनर्जी बोल रहे हैं, और उसी को सेल्फ एनर्जी भी बोल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि इसके सरफेस यानी कि यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है KQ/R², और इस केस में भी वही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड R², और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो यहाँ से जब Q चार्ज है, रेडियस R है, तो यहाँ से इन्फिनिटी तक इतना एनर्जी है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ भी R से इन्फिनिटी तक इतना ही एनर्जी होगा। ये बात क्लियर है? बोलो, हेलो, क्या अदर्स? सर नहीं समझ में आई ये वाला। जैसे कि हम पिछला केस में बोले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के कारण ये एनर्जी है। ये क्या है? फील्ड एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी है। तो जो हम यहाँ से यहाँ इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस केस में यही होता है, और कंडक्टिंग स्फीयर के केस में या हॉलो स्फीयर के केस में होता है। तो ऐसा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है तो एनर्जी इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ भी हम चार्ज सेम रखे हैं, रेडियस सेम रखे हैं, तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ/R² है। तो इसकी वजह से एनर्जी जो होगा KQ²/2R होगा। लिख सकते हैं कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज हॉलो या फिर कंडक्टर स्फीयर, बोल सकते हैं क्या है ऐसा? ये इसके अंदर का पार्ट को भूल जाओ, तो इतना दूर चार्ज हमको दिख रहा है, और इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो एनर्जी सेम होगा। बोलो, तो वही चीज हम बोल रहे हैं। अब है अंदर का बात। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये चीज आता है, हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं, यही ना, इनसाइड में KQ/R³ आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम x दूरी पे जान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अब एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिए, तो dV जो वॉल्यूम होगा इतना होगा। तो उतने वॉल्यूम में हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी जो आएगा उतने वॉल्यूम के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू A² dV होगा, अगर ये वेरिएबल होगा तो। ठीक है, यहाँ पे अभी देखे ये वाला चीज, तो उस चीज को हम यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है,
डीवी यहाँ से निकाल लिए, एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस x है और ये dx है, तो वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, तो वही चीज यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो हम उसको रख के सॉल्व कर लिए। यहाँ रख के जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इतना आ जा रहा है k क्यू स्क्वायर बाई 10r। तो ये जो है कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो 0 से सिर्फ r तक के लिए इतना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, और r से इंफिनिटी के लिए इतना है, तो 0 से इंफिनिटी के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो ये चीज आ जाएगी। इंटीग्रेशन चेक कर लेना। तो ये जो एनर्जी आया ये है सेल्फ एनर्जी ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये एक मेथड है, ठीक है, ये सेल्फ एनर्जी का एक मेथड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे। मेथड 2 ये हम तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मेथड 2 क्या है? मेथड 2 यानी कि हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि अगर एक क्यू चार्ज है तो इन्फिनिटी से एक स्मॉल क्यू चार्ज को हम यहाँ तक लाए हैं r दूरी पे, तो जो वर्क डन होता है, यानी कि जो वर्क डन होगा वही जो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, अगर हम ये जान रहे हैं तो इसी कंसेप्ट को यूज करके है मेथड 2। अब बताओ तुम लोग कि अगर हमको ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि एक ऐसा स्फीयर बनाना है जिसपे ये टोटल चार्ज, ठीक है, इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, ये बनाने के लिए हमको कैसे करना पड़ा होगा? जैसे आटा देखो, आटा में हम थोड़ा सा ऐसा लें, ये छोटा सा बनेगा, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दे तो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम ही हमको बढ़ाना है। पिछले केस में क्या था कि हमको दे रखा था इस पे चार्ज क्यू लाना था, ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, ये चार्ज को वॉल्यूम वाइज हमको ऐसे बढ़ाते जाना है, यानी कि अगर हम लेयर वाइज अगर हम इस पे चार्ज देते जाएं तो इसका रेडियस भी बढ़ेगा और चार्ज भी बढ़ेगा। बात क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत कि ऐसा शेप बनाने के लिए हमको एक ऐसा चार्ज देना पड़ेगा, मान लेते हैं कि इस पे Q चार्ज है, इसके ऊपर फिर से ऐसा लेयर चढ़ाएंगे, तो ये जो लेयर चढ़ा है ये और कुछ नहीं बल्कि ये चार्ज फिर dq लाए हैं। ये कहाँ से लाए होंगे? तो ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, और ऐसे ही लेयर वाइज चढ़ाते हमको r रेडियस तक बढ़ाना है। इस समय कोई रेडियस स्मॉल r रहा होगा और उसको लाते लाते हमको यहाँ से r रेडियस तक ले जाना है, यानी कि हमको फाइनली यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, तो पहले ऐसा हुआ होगा, इस पे एक छोटा सा लेयर चढ़ा है, फिर छोटा सा लेयर चढ़ा है, फिर छोटा सा लेयर चढ़ा है, तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट के लिए जो वॉल्यूम है अभी जो dv है वो होगा हमारा k क्यू बाई r। ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट है, इसका जो dq होगा, ये dq कैसा होगा? तो हम यूनिफॉर्मली चला रहे हैं, तो यूनिफॉर्म है, यानी कि रो इंटू dv रहा होगा, रो इंटू dv। रो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ हमको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ से हम रो बोल सकते हैं, ये q बाई रो जो होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, और dv जो है 4 पाई r स्क्वायर dr होगा। अब इन सब चीज को यूज करते हुए वर्क डन निकालना है, तो हम dw लिख सकते हैं, यहाँ तो भी इस समय है तो इसको dv, तो वर्क डन लिख सकते हैं v इंटू dq
इंटीग्रेट कर लेना है। इस रेडियस के टर्म में ये सब आ जाएगा और रेडियस जो चेंज होगा 0 से r तक चेंज होगा। कितना आ जाएगा? ठीक है, ये होमवर्क है, सॉल्व इट। ठीक है, दूसरा मेथड है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा सा चार्ज ला के हम रखते जाएं, जो वर्क मेथड हम लोग यूज किए थे कि पहला चार्ज लाए तो कोई वर्क नहीं, दूसरा चार्ज लाए तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, तीसरा लाए तो दोनों की वजह से, तो वैसे ही धीरे धीरे हम चार्जेस को ला के यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, तो जो वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा और यहाँ पे सेल्फ एनर्जी होगा। ये मेथड 2 है, ओवरव्यू दे दिए, इसको सॉल्व करना है, आंसर वही आएगा 3/5 kq²/। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है, ये खुद के लिए इंटीग्रेशन प्रैक्टिस हो जाएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? जैसे एक दे रखा है यहाँ पे, इस पे चार्ज Q है, रेडियस A है, यहाँ से एक R दूरी पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, इस पे चार्ज Q2 है, रेडियस B है। ठीक है, फाइंड करो। अभी तक हम लोग सिर्फ दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, इन सब के लिए बाइंड कर रहे थे, लेकिन अगर हमको कंडक्टर दे रखा होगा तो हम जानते हैं कि इसका भी कुछ सेल्फ एनर्जी है, इसका भी कुछ सेल्फ एनर्जी है, तो क्या लिखेंगे कि सेल्फ ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर प्लस यू सेल्फ कंडक्टिंग स्फीयर प्लस यू इंटरेक्शन। ठीक है, एक तो इसकी वजह से, एक इसकी खुद की वजह से, फिर इन दोनों में इंटरेक्शन की वजह से। तो ये क्या आएगा? तो फॉर्मूले में आया था 3/5 के Q1²/A। ये कितना आया था? तो K Q2²/2R, R तो है B यहाँ पे, तो 2B प्लस K Q1 Q2 दोनों के बीच का दूरी R। बात समझ आया या फिर आवाज गया? सर आ रहा है मुझे। ठीक है, इतना बात समझ आया कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा होगा तो सारे की वजह से एनर्जी को हमको लिखना है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो पॉइंट चार्जेस दे रखा था, तो जितने भी इंटरेक्शन एनर्जी थे वही सिर्फ लिख रहे थे। यहाँ पे अगर दे रखा है तो इसका भी सेल्फ एनर्जी होगा, इसका भी सेल्फ एनर्जी होगा, और सारा कुछ ऐड करना होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि एक कंडक्टिंग है, इस पे चार्ज Q1 है, इसका रेडियस A है, और एक ये हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस B है, इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है, ये कंडक्टिंग है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, टोटल कितना होगा? यही होगा, पहले स्फीयर के लिए, दूसरे के लिए प्लस यू इंटरेक्शन।
ठीक है, ये कंडक्टिंग दे रखा है, कंडक्टिंग है यानी कि चार्ज होगा इसके स्फीयर के सरफेस पे ही होगा, तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे k q1 स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे तो भी हॉलो है, ठीक है, ये हॉलो स्फीयर है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे k q2 स्क्वायर अपॉन b और प्लस इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ का Q2 चार्ज इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे, तो k Q1 बाई b आ रहा है इनटू Q2, तो ये इंट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज एनर्जीज लिखने पड़ेंगे। ध्यान रहे जब भी कंडक्टर ऐसा कुछ दे तो वहां सेल्फ एनर्जी भी आएगा। ये बात क्लियर है? तो सेल्फ एनर्जी, फील्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारा कुछ लगभग एक ही चीज को कहा जा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में बात कर रहे हैं तो उसको फील्ड एनर्जी बोल दे रहे हैं। किसी एक पार्टिकुलर मटेरियल कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो सेल्फ एनर्जी बोल दे रहे हैं, और दो तीन बॉडीज पार्टिकल के इंटरेक्शन के बीच का बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको पोटेंशियल एनर्जी से टर्म कर देते हैं या फिर इंटरेक्शन एनर्जी नाम देते हैं अलग। ठीक है, तो इंटरेक्शन एनर्जी, सेल्फ एनर्जी और फील्ड एनर्जी तीनों का तीनों पोटेंशियल एनर्जी ही है अलग अलग सिचुएशंस में। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट जो है हमारा टाइम अच्छा है, हाँ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास होगा फिर। लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग करेंगे, तो लास्ट टॉपिक है अर्थिंग, अर्थिंग के बाद डाइलेक्ट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थिंग पहले देखेंगे, अर्थिंग अगर हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक्स, और ये दोनों हो जाएगा तो उसके बाद कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल में, इस चैप्टर में कहीं भी अगर कोई भी अभी दिक्कत है कहीं भी, उसको पूछ लो। ठीक है, उसको क्लियर कर लो जहां कहीं भी डाउट। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत अभी तक जो भी हुआ? ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं मीटिंग।